हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द विजडम स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। मेरा नाम साइम कुरैशी है एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर सब्जेक्ट कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। अब जो कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ है, इंग्लिश वेरिएंट, जिसको यूके वेरिएंट भी बोलते हैं, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। लेकिन आप सबको पता ही होगा कि वो जो है वो प्रीवियस जो कोर्स था उसके अकॉर्डिंगली थे। अब जो अपडेटेड सेशन आ गया उसके हवाले से जो है वो न्यू लेक्चर्स जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको वो अब अवेलेबल होंगे। ठीक है। स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि क्या वो सर लेक्चर्स वैलिड हैं या नहीं है, तो उनको मैं बता देता हूँ कि देखें, वो प्रीवियस कोर्स के हिसाब से थे और कोर्स में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस तो इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन ये है कि आप समझ लें कि 60-70% चीज़ें वही हैं। लेकिन रिमेनिंग जो है वो चीज़ों में कुछ चेंज आया है। आप मज़ीद जो न्यू लेक्चर्स हैं जो मैं रिकॉर्ड करूँगा वो अपडेटेड लेक्चर्स होंगे, एक्सटेंसिव होंगे, इन डिटेल्ड होंगे, नोट्स अवेलेबल होंगे आपको। ठीक है। तो ये जो पैकेज है ये प्रॉपर अपडेटेड पैकेज है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न के हवाले से बात कर लेते हैं। ठीक है। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ का एग्जाम जो है वो आपका स्किल लेवल का पहला एग्जाम है, F4, जिसका पिछला नाम था और आप उसका नाम LW हो गया। और अनलाइक अदर स्किल लेवल एग्जाम्स, ठीक है, बाकी जितने भी स्किल लेवल एग्जाम्स है F5 to F9, वहां पर आपको चीजें टाइप करनी पड़ती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये जो पेपर की रिजेम्बलेंस है पेपर फॉर्मेट की, ये आपकी नॉलेज लेवल पेपर जैसी है। जैसे नॉलेज लेवल पेपर जो आपने दिए थे F1 F2 F3, आप जिनका नाम बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसमें जिस तरह आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही सारे आते थे, यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आएंगे। कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा जिसमें आपको कोई चीज टाइप करनी हो, आपको कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे सॉल्व करना हो, एक्सेल पे सॉल्व करना हो, ऐसा नहीं है। है ये स्किल लेवल एग्जाम, लेकिन जो पेपर फॉर्मेट की रिजेम्बलेंस है इसकी वो नॉलेज लेवल एग्जाम की तरह ही है, मोर और लेस। ठीक है। अब दो सेक्शंस होंगे आपके एग्जाम में। एक होगा सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से मुराद है आपको यस और नो के क्वेश्चन आ सकते हैं, MCQs आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। तो सेक्शन ए में दो तरह के सवाल हैं, 2 नंबर वाले सवाल भी है, 1 नंबर वाला सवाल भी है। जो 25 सवाल आपको आएंगे वो 2 नंबर वाले होंगे। ठीक है। तो 25 × 2 50 मार्क्स, 50 मार्क्स जो है वो उसके हो गए। और 20 सवाल आपको ऐसे आएंगे, 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 मार्क का होगा। तो 20 मार्क के ये हो गए। तो टोटल 45 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके सेक्शन ए में, जिसमें से 25 2 मार्क्स वाले हैं और 20 1 मार्क वाला है। तो टोटल जो सेक्शन ए की मार्क्स हैं वो 70 मार्क्स हैं। जो 1 मार्क वाला सवाल होगा उसमें ये है कि वो थोड़ा आसान होगा एज कम्पेयर टू 2 मार्क्स क्वेश्चन। 1 मार्क वाला सवाल कैसे आसान होगा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आपको एक क्वेश्चन आता है जिसमें 4 ऑप्शंस हैं और वहां पर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ इनमें से 2 करेक्ट कौन सी हैं। अब आपको 2 करेक्ट चूज करनी पड़ेंगी। अब ये इस तरह का जो सवाल आएगा उसमें दोनों जब आप करेक्ट चूज करेंगे आउट ऑफ जितनी भी स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एक करेक्ट चूज किया, एक इनकरेक्ट चूज किया, आपको 0 मार्क मिलेगा। तो 2 नंबर का सवाल कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। 1 नंबर वाले सवाल में क्या होगा, आपको एक सवाल आया, 3 स्टेटमेंट्स दी होंगी और पूछा होगा कि इनमें से एक कौन सी ठीक है। तो पहला जो सवाल था जिसमें 4 स्टेटमेंट थी और दो बतानी थी कौन सी ठीक है, और दोनों के जो है अगर ठीक आप मार्क करेंगे तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, वरना 0। जबकि जो 1 नंबर वाला होगा उसमें ये होगा कि 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, और उसमें से आपको एक चूज करना होगा, 3 में से आपको एक चूज करना होगा। तो 1 नंबर वाला मतलब थोड़ा आसान हो गया एज कम्पेयर टू 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो ऐसे जो है ना आपको आइडिया हो जाएगा कि यार कौन सा सवाल 2 नंबर का था, कौन सा 1 नंबर का था। ठीक है। हैं सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फिर सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपको 5 मल्टी टास्क क्वेश्चंस आते हैं। मल्टी टास्क क्वेश्चंस जो है उसमें ये होता है कि आपको एक सिनारियो दिया जाता है, एक सिनारियो दिया जाता है और उस सिनारियो से रिलेटेड आगे आपको फर्दर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मतलब एक सिनारियो होगा, सिनारियो से रिलेटेड फर्दर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। एक MTQ 6 मार्क्स का होगा। 6 मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि सारे जो सवाल पूछे जाएंगे वो 6 नंबर का ही सवाल पूछा जाएगा सिनारियो से रिलेटेड। दो दो करके भी 3 पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है। 6 मार्क्स में से 2 नंबर का एक पूछ लिया, दो का दूसरा, दो का तीसरा, तो ऐसे भी वो सब डिवाइड कर सकता है। 5 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएंगे, मल्टी टास्क क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स हैं, तो टोटल ये 30 मार्क्स हो गए। और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है, इसी से कि हर एग्जाम की जो पासिंग परसेंटेज अब आपको पता है 50% है। और जो टाइम अलाउड है आपको एग्जाम के लिए वो है 2 घंटे। ठीक है। 2 घंटे आपके पास होंगे एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है। ये जो एग्जाम है आपका, ये आपका एग्जाम कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड है।
थ्योरेटिकल चीजें हैं इसमें लॉ के एग्जाम में। न्यूमेरिकल जो है वो कुछ भी नहीं है, एक आध छोटी सी चीज अब हम पढ़ेंगे, उसके अलावा जो है वो कोई भी चीज न्यूमेरिकल नहीं है। 99% जो है ये चीजें आपकी थ्योरेटिकल है, ठीक है। अब एक और सवाल जो है जो स्टूडेंट से पूछते हैं, वो मैं वो यहाँ पर भी एड्रेस कर देता हूँ कि इंग्लिश वेरिएंट ही क्यों, ठीक है, मतलब यूके का वेरिएंट ही क्यों, ग्लोबल वेरिएंट क्यों नहीं, या फिर पाकिस्तान का वेरिएंट क्यों नहीं, या फिर इंडिया का वेरिएंट क्यों नहीं, या जो भी आपके रेलिवेंट कंट्रीज है उनका वेरिएंट क्यों नहीं, ठीक है। तो देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहला रीजन इसका यही है कि देखें हम लोग कर रहे हैं एसीसीए। एसीसीए आपको पता है यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब आप एसीसीए में जो है आप टैक्सेशन जो पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल, वो भी यूके वाली टैक्स ही होगा, ठीक है। यूके वाली टैक्सेशन अगर पढ़ेंगे तो लॉ भी जो है फिर इस बेहतर यही है कि आप यूके वाला ही पढ़ें। अगर यूके की ही टैक्स पढ़ना है आपने, अगर यूके का टैक्स पढ़ना है तो लॉ भी आप कौन सा पढ़ें, यूके वाला पढ़ें, ठीक है। नंबर वन रीजन ये। नंबर टू रीजन ये कि जो स्टूडेंट्स आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल बनना चाहते हैं यूके के, या ICAEW करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि अगर वो ये वाला लॉ पढ़ेंगे, यूके वाला लॉ अगर पढ़ेंगे, ये जो इंग्लिश वेरिएंट है ये पढ़ेंगे, तो उनको ICAEW का पेपर एग्जाम, ICAEW में एग्जाम्शन मिल जाएगी इस पेपर की बेस पे, ठीक है। उसका एक पेपर आपको एग्जाम्ड हो जाएगा इस लॉ की बेस पे। सेकंड बेनिफिट ये है। तीसरी चीज ये है कि देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं स्टूडेंट्स को समझाता भी हूँ कि ये जो है ये आसान है। जो आप ये इंग्लिश वेरिएंट पढ़ेंगे या यूके वेरिएंट पढ़ेंगे ये आसान है। जो लोकल वेरिएंट्स हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। वो डिफिकल्टी होती है उनमें उनमें आपको चीजों को जो है हो सकता है लिखना भी पड़ जाए, ठीक है। इससे ज्यादा वो कॉम्प्रिहेंसिव बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें होती हैं, और वो उनको अटेम्प्ट करना भी आपके लिए डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्टी लेवल उनका ज्यादा होता है। और ये जो है इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत कम है। पासिंग जो रेशियो है, पासिंग रेशियो से मुराद के कितने स्टूडेंट्स पास करते हैं इन ईच अटेम्प्ट, वो 80% है या उससे ज्यादा है। यानी कि 10 में से 8 बच्चा जो है वो ये पेपर पास कर लेता है। 10 में से जो 8 स्टूडेंट्स है वो पेपर पास कर लेते हैं, उनको कोई मसला होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपको समझनी चाहिए कि यार ये पेपर आसान भी है और हमारी क्वालिफिकेशन रेलिवेंट भी है। अगर कल को हमने कोई आगे किसी और फर्दर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे ICAEW में जाना है तो इसकी बेस पे मुझे एग्जाम्शन भी मिल जाएंगी। तो इसीलिए आपको लीगल जो आपने वेरिएंट लॉ का पढ़ना है वो आपको इंग्लिश या यूके वाला ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, वेरिएंट। दूसरी बात यह है कि पूरा जो ACCA है उसमें आपको पता है कि जो लॉ रिलेटेड एग्जाम है वो यही है जिसमें आपको लीगल नॉलेज जो है वो मिलेगी। इसके अलावा कोई और ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको लीगल नॉलेज जो है वो इन डेप्थ मिलेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जरा सिलेबस को देखते हैं और देखते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ से एग्जाम टेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या कितने कितने परसेंट जो है वो एग्जाम कहाँ से आता है। तो ये सिलेबस जो है आपके सामने है। अब सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, पहला चैप्टर जो है वो है इंग्लिश लीगल सिस्टम, ठीक है। अब हम फर्स्ट चैप्टर में ये देखेंगे कि यार जो यूके का लीगल सिस्टम है वो कैसे डिराइव हुआ। लीगल सिस्टम पे हम बात करेंगे कि लीगल सिस्टम क्या होता है, लीगल सिस्टम की क्या ड्यूटीज होती हैं, इंग्लिश लीगल सिस्टम कहाँ से आया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज क्या हैं, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या हैं, लॉ कहाँ से डेवलप किया गया उसमें हम पढ़ेंगे। जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं जिसमें कॉमन लॉ, इक्विटी आ जाता है, फिर आजकल जो चल रहा है स्टैट्यूट लॉ, लेजिस्लेशन, एक ही मतलब है दोनों का, वो उस पर हम बात करेंगे। कोर्ट स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे यूके की, ठीक है। सेकंड चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हम देखेंगे कि जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं आपस में, ठीक है, तो उससे एसोसिएटेड जो लॉ है वो कैसे जो है वो वर्क करता है, ठीक है। जैसे दो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, लॉ के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, उसकी क्या कंडीशंस है वो हम पढ़ेंगे। एक पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो क्या उस क्या लॉ कहता है उस हवाले से, ठीक है। कंपनसेशन दूसरी पार्टी को कैसे होगी, ये सारी चीजें हम जो है वो हम पढ़ेंगे। टॉर्ट लॉ में हम पढ़ेंगे टॉर्ट के हवाले से। टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, ठीक है। टॉर्ट के हवाले से तो कई लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, जो स्पेशली एशियन होते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश के, टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग होता है। जैसे मिसाल देता हूँ मैं आपको, टॉर्ट में ये भी चीज आती है, टॉर्ट का मतलब होता है आप दूसरे बंदे को किसी ना किसी फॉर्म में नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है। अब ये चीज भी टॉर्ट में आती है कि आप एक घर में रह रहे हो, आपका पड़ोसी है, उसने ऊंची ऊंची आवाज में गाने लगाए हुए जी, आपके घर में भी शोर आ रहा, आपको डिस्टर्ब वो कर रहा है, ये भी टॉर्ट में आता है। आप उसको सू कर सकते हो, उसके खिलाफ केस कर सकते हो, सिविल रॉन्ग है ना। ये सारी चीजें जो है, झगड़ा हो गया, ठीक है, इस तरह की सारी चीजें जो है, अगर कोई जुलूस निकल रहा है, प्रोटेस्ट निकल रहा है, बाहर शोर मचा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें टॉर्ट में आती है, सिविल रॉन्ग में आती हैं। इसके हवाले से लॉ क्या कहता है ये हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे का है, इसमें हम कुछ रियल लाइफ केसेस भी देखेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लॉ पे हम देखेंगे कि यार एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का क्या रिलेशन होता है, ठीक है, क्या ड्यूटीज होती हैं, लॉ क्या कहता है इस हवाले से, ठीक है, कि जब आपने एम्प्लॉय को निकालना है
डिसमिस करना है किस तरह करना है, रिडेंडेंट करना है किस तरह करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम जो एम्प्लॉयमेंट लॉ में पढ़ेंगे। एजेंसी लॉ में हम प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशन है उसके हवाले से पढ़ेंगे। पार्टनरशिप लॉ में हम पार्टनरशिप्स के हवाले से पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 7 से लेकर जो चैप्टर 12 है आपका, ठीक है, कॉर्पोरेशन एंड लीगल पर्सनैलिटी, कैपिटल एंड फाइनेंसिंग, डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन, इंसॉल्वेंसी, कॉर्पोरेट एंड फ्रॉडलेंट बिहेवियर, ये जो सारे का सारा है आपका ये कंपनी लॉ में आता है, ठीक है। ये सारे का सारा जो है आपका कंपनी लॉ में आता है। यानी कि जो लास्ट चैप्टर्स हैं, लास्ट 6 चैप्टर्स, ये आपके कंपनी लॉ से रिलेट करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कंपनी लॉ से रिलेट करते हैं। कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है, कंपनी को आप कैसे बनाते हैं, उसको फाइनेंस कैसे करते हैं, शेयर इशू के हवाले से हम पढ़ेंगे। डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कंपनी में, ऑडिटर्स की क्या होती है, कंपनी सेक्रेटरी की क्या होती है, जब कंपनी बंद होती है तो किस तरह करनी पड़ती है, अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसको कैसे लॉ डील करता है। ये सारे का सारा जो है हम इन लास्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो जो लास्ट 6 चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे आपके कंपनी के लॉ से रिलेट करते हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ ना कुछ सिलेबस ओवरव्यू हो गया। अब आगे हम फर्दर ऑब्वियसली इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब कहाँ से कितना एग्जाम आएगा, ठीक है, ये मैं अब जरा आपको बता देता हूँ। देखिए, अब रैंडमली क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जैक्ट तो फिगर मैं नहीं दे सकता कि यार हाँ इतने नंबर का तो लाजमी यहाँ से आएगा, लेकिन मैं आपको राउंड अबाउट बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार हाँ किस किस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज की मैं बात करता हूँ, ठीक है। इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इस बुक का जो आपका कोर्स है इसका सबसे बड़ा चैप्टर है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे लेंथी चैप्टर है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो आप समझ लें चैप्टर 1 और चैप्टर 3 चैप्टर 5 इन सबको चैप्टर 3, 5, 6 मिला के इतना कॉन्ट्रैक्ट लॉ बनता है, उसमें इतनी नॉलेज है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो बहुत लेंथी चैप्टर है, और जाहिर सी बात है लेंथी है तो उसमें बहुत एक्सटेंसिव चीजें होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है। इस चैप्टर पे आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, और इससे आपको राउंड अबाउट जो है आप एक्सपेक्ट करेंगे 30 नंबर का तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये आपको सेक्शन ए में से भी आ सकता है और सेक्शन बी में से भी आ सकता है, सेक्शन ए में से भी आ सकता है, सेक्शन बी में से भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो इंग्लिश लीगल सिस्टम हो गया, ठीक है। इंग्लिश लीगल सिस्टम में आप एक्सपेक्ट करें कि आपको मे बी 5 मार्क्स का आ जाए, ठीक है, 5 मार्क्स का। इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल आपको फर्स्ट चैप्टर से आएगा। 5 to 6 मार्क्स इतना आपको जो है वो आ सकता है। फिर टॉट लॉ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। वहाँ से भी आप एक्सपेक्ट करें कि आपको तकरीबन तकरीबन 10 मार्क्स जो है वो यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लॉ जो है यहाँ से भी तकरीबन आप 10 मार्क्स एक्सपेक्ट करें आपको यहाँ से आ जाएंगे। एजेंसी लॉ जो है, एजेंसी लॉ में भी छोटा चैप्टर है तो इसमें से आप कम ही एक्सपेक्ट करें, 5 मार्क्स का तकरीबन आप एक्सपेक्ट करें आपको यहाँ से आ जाएगा। पार्टनरशिप लॉ में भी आप एक्सपेक्ट करें कि आपको तकरीबन 5 मार्क्स का पेपर जो है वो यहाँ से आ जाएगा। तो बाकी जो आपका कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ से आप एक्सपेक्ट करेंगे 35 मार्क्स तकरीबन जो है वो आपको इन जो लास्ट एरियाज है यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सारे जो आगे फर्दर चैप्टर्स है ना, चैप्टर 7 to चैप्टर 12, ये मैं कैप्लन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कैप्लन स्टडी टेक्स्ट के हिसाब से चैप्टर 7 to चैप्टर 12 ये सारे के सारे जो है कंपनी से रिलेट करते हैं। तो इस सबको मैंने कंपनी लॉ की फॉर्म में, कंपनी लॉ में इन सबको मैंने शामिल कर दिया। यहाँ से आपको तकरीबन 35 मार्क्स का एग्जाम आएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको आइडिया हो गया कि यार अगर आपने कंपनी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ को भी अच्छे तरीके से किया है तो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ एग्जाम आपको यहाँ से टेस्ट होगा, तो आपके लिए आसान होगा एग्जाम को अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो ये जो है आपका थोड़ा सिलेबस ओवरव्यू है, और किस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आएगा, इस सारी चीज़ों के हवाले से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको कुछ चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए इस एग्जाम के हवाले से, ठीक है। मैंने एक तो चीज़ आपको बता दी है, नंबर 1, कि ये आपका थ्योरेटिकल एग्जाम है, ठीक है। इसमें थ्योरी थ्योरी है, और थ्योरी को कैसे टैकल करते हैं, ठीक है, उसका तरीका ये है। इस एग्जाम को टैकल करने का तरीका या हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए एक स्टूडेंट की, वो ये है कि वो सबसे पहले, उसका पहला काम ये होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करे, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करे। और कॉन्सेप्ट्स को वो कहाँ से अंडरस्टैंड करेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर से, ठीक है। तो पहला काम उसका ये होना चाहिए कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे उसको देखे, और वहां से वो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करना है, उसके बाद उसने करनी है बुक रीडिंग, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लिया, लेक्चर ले लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, फिर बुक रीड कर ली, ठीक है। बुक रीडिंग आपने करनी है। बुक कौन सी रीड करनी है अभी आप पे डिपेंड करता है। मैं तो कैप्लन रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि कैप्लन जो है वो प्लेन वर्ड्स में आसान समझने वाली चीजें वो आपको समझ आ जाती हैं। पीपीपी भी ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, और उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं जो कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, हाँ आपने एक चीज के हवाले से नॉलेज ले ली, एक सब्जेक्ट के हवाले से, एक टॉपिक के हवाले से बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज ले ली, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो उसमें बंदा ये होता है कि इतनी ज्यादा चीजें आ जाती है, इतनी ज्यादा चीजें आ जाती है कि बंदा का मतलब दिमाग घूम ही जाता है कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो ये प्रॉब्लम होती है पीपीपी के स्टडी टेक्स्ट में, ठीक है।
ये अच्छी चीज भी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एक्सटेंसिवली सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं। ठीक है, जो भी एसीसी का कोर्स है या जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो जो मर्जी सब्जेक्ट है, बुक में अब आपको आपको पता है जो एक चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा भी कुछ नॉलेज दी जाती है ताकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सके। ठीक है, आपको उस चीज के हवाले से एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। तो बीपीपी का यही मसला है कि उसमें बहुत सारी चीजें इन डिटेल हैं कि स्टूडेंट कई दफा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है इस हवाले से। ठीक है, तो इसीलिए मैं कैप्लन रिकमेंड करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप बीपीपी भी करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। जो लेक्चर्स होंगे उनमें मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर करूंगा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी होंगे जो हो सकता है आपके कैप्लन में ना हो, लेकिन वो मैं उनको इंक्लूड करूंगा। ठीक है, ताकि अब जो चीजें, सारी चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाए। मेरी तो रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप कैप्लन को ही फॉलो करें बुक रीडिंग के लिए। ठीक है, और इसके अलावा इस एग्जाम के लिए देखें, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये थ्योरी एग्जाम है और इसमें लीगल टर्म्स बहुत हैं, लीगल टर्म्स बहुत हैं। तो आपको जो लीगल नॉलेज है आपकी, वो जो है वो अच्छी होनी चाहिए इस एग्जाम को टैकल करने के लिए। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे सारी लीगल नॉलेज ही अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए। और जो टर्म्स हैं, जो लीगल टर्म्स हैं, उनसे आपको फेमिलियर होना चाहिए। फेमिलियरिटी ऑफ टर्म्स, जितनी भी लीगल टर्म्स हैं उनसे आपको फेमिलियर होना जरूरी है। कुछ ऐसे टर्म्स हम यहाँ पर यूज करेंगे जिसका जो है वो स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि यार इसका क्या मतलब होता है। जैसे लेट्स सपोज जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन एक लीगल टर्म है जिसका मतलब होता है अथॉरिटी, कि क्या एक जज के पास क्या अथॉरिटी होती है, उसकी क्या जुरिस्डिक्शन है, किसी भी डिपार्टमेंट की क्या जुरिस्डिक्शन है, उसके पास क्या अथॉरिटी होती है। ठीक है, मतलब इस किस्म के हम बहुत सारे डिफरेंट जो है ना वो लीगल टर्म्स यूज करेंगे और उनको समझना आपके लिए जरूरी है। जो बंदा लीगल टर्म्स को अच्छे तरीके से समझ जाता है ना, तो उसके लिए इस एग्जाम को समझना बहुत आसान है। देखें, इंग्लिश जो है वो सारे स्टूडेंट्स की अच्छी होती है, लेकिन लीगल टर्म्स जो है वो जिन लोगों की इंग्लिश भी अच्छी होती है उनके लिए भी समझना मुश्किल होता है। तो लीगल टर्म्स को अगर आप समझ गए ना कि यार हाँ इस चीज का ये मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल रेमेडी, रेमेडी का मतलब होता है सोल्यूशन, कि इस चीज का हल क्या है। अब हमने आज तक सोल्यूशन वर्ड ही ज्यादा सुना होगा, रेमेडी तो नहीं सुना होगा, तो रेमेडी एक लीगल टर्म आ गई। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी टर्म्स आएंगी जिनसे आपका फेमिलियर होना जरूरी है। उससे अगर आप फेमिलियर हो जाएंगे तो बस आपके लिए इस एग्जाम को टैकल करना जो है वो आसान होगा। तो ये कुछ चीजें एग्जाम को टैकल करने के हवाले से आपकी हेल्प करेंगी। उसके बाद हम लोगों का जो पैकेज है उसमें हम लोग क्या ऑफर करते हैं, तो सबसे पहले तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। किट सोल्यूशन वीडियोस होंगी, कैप्लन और पीपीपी किट हमारे पास जो दो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उनको हम फॉलो करेंगे। पीपीपी का स्टडी जो एग्जाम किट होगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी होगी। क्यों? क्योंकि कैप्लन की भी जो एग्जाम किट है, किट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो सवाल आएंगे वो इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे। पीपीपी वाले जो सवाल हैं वो चैलेंजिंग होते हैं, वो डिफिकल्ट होते हैं, उनको जो है ना समझना वो ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बंदा ये पूछे कि सर कौन सी किट करूं, इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो मैं बीपीपी किट की इंपॉर्टेंस, बीपीपी किट को इंपॉर्टेंस दूंगा। ठीक है, तो मेरे लिए एक आइडियल जो सिचुएशन या आइडियल प्लान जो मैं स्टूडेंट को बना बना के देता हूँ लॉ के हवाले से, मैं कहता हूँ लेक्चर्स देखें, कैप्लन बुक पढ़ें, पीपीपी किट करें। ये इंपॉर्टेंस, इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कैप्लन किट भी अगर आप करना चाहें तो बाद में कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन बीबीपी किट को आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। फिर व्हाट्सएप सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। नोट्स जो मैं जिन नोट्स से मैं पढ़ाऊंगा वो नोट्स भी जो है मैं आपके साथ साथ शेयर करूंगा। मॉक एग्जाम्स होंगे। ठीक है, आफ्टर जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको मॉक्स जो है वो 3 मॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एसीसी के ऑफिशियल मॉक्स, और वो जो है आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ठीक है, और लास्ट में जो स्टडी रिसोर्सेज जितनी भी है, जिससे मैंने आपको बताया, जो कैप्लन स्टडी टेक्स्ट हो गया, लेटेस्ट किट्स होगी, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं आप लोग आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जिस स्टूडेंट ने लेक्चर्स लेने तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है +923079921420। व्हाट्सएप पे जो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने आपको लॉ के लेक्चर्स चाहिए। ठीक है, मैं अगेन बता रहा हूँ कि अपडेटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ये अपडेटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, यूट्यूब वाले अपडेटेड नहीं है।